Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to continue our chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age from class 7th semester 1. Architecture. Among the various construction during the Rajput age, temple construction is noteworthy. राजपूत एज के दौरान जो कंस्ट्रक्शन हुए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स को माना गया. द राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रांड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स. राजपूत राजाओं को भव्य और कलात्मक इमारतें बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था. द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, लेक्स एट्सेट्रा. उस ज़माने के मंदिरों, किलों, महलों, लेक्स को देखकर ये पता चलता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर्स रहा होगा. Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and the Puri temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. कुछ टेम्पल्स जैसे मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल और भगवान जगन्नाथ का पुरी टेम्पल अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. इसी तरह से जो सन टेम्पल है कोणार्क में वो उसी दौर में बनवाया गया था. The Konark temple was constructed with great finesse and was shaped like a chariot driven by 7 horses. जो कोणार्क टेम्पल है उसको बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से बनवाया गया था. उसको जो आकार दिया गया था वो एक रथ का आकार दिया गया था जिसको 7 घोड़े खींच रहे थे. Among the other sun temples of India, the Martan temple of Kashmir and the Modhera sun temple of Gujarat are famous. इसके अलावा जो सन टेम्पल्स बने भारत में उसमें कश्मीर का मार्टन टेम्पल और गुजरात का मोढेरा सन टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है. A prominent feature of the Modhera temple is that the first rays of the sun fall directly on the idol. मोढेरा टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि सूरज की सबसे पहली किरण जो है वो यहाँ की मूर्ति पर पड़ती है. The Ellora caves of the Deccan have caves representing 3 religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. अब डेक्कन की जो एलोरा केव्स हैं उन केव्स में भी 3 धर्मों को दर्शाया गया है, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म. वन अमॉन्ग दिस इज़ द ग्रैंड कैलाश टेम्पल. इसमें से एक जो है वो प्रमुख था जो भव्य कैलाश टेम्पल था. द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3-faced स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा. इसी तरह से जो एलिफेंटा केव्स है जो कि मुंबई के पास है वहाँ पर जो लॉर्ड शिवा की जो मूर्ति है वो 3-faced है, यानी 3 चेहरों वाली वो मूर्ति है. द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया. इसी तरह से मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वो पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है. द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स. अब दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो ख़ास तौर पर उनके बड़े बड़े दरवाज़ों के लिए जाने जाते हैं जिसको गोपुरम कहा जाता है. After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders came to loot them. जब ये पता चला कि इतने भव्य मंदिर हैं भारत में तो ये सुन बाहर से काफ़ी लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण कर उसे लूटा, ये सोच कि इन मंदिरों में काफ़ी संपत्ति होगी. द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स. तो गुजरात का फेमस सोमनाथ टेम्पल है उस पर भी काफ़ी बार आक्रमण किया गया था. Next is Mahmud Ghazni. Though the Rajput age is well known for its valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. जब राजपूत का दौर था उस समय जो राजपूत थे वह अपनी बहादुरी के लिए और अपने सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते थे. उसी ज़माने में बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतों को बनवाया गया था. Many foreign invaders invaded India during the period. बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स ने भारत पर आक्रमण किया था. मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक्ड इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन 1000 CE एंड 1025-26 CE. मोहम्मद गजनी जो थे वो सुल्तान थे गजना के. उन्होंने भारत पर काफ़ी बार आक्रमण किया था. लगभग 1000 CE से 1025-26 तक के बीच में उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था. In spite of facing problems during the attacks, he continued to plunder India with full force. उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस आक्रमण के दौरान, लेकिन उन्होंने भारत पर आक्रमण करना कम नहीं किया और पूरी ताकत से वो लड़ते रहे. During one such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath
जब गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन चल रहा था तब उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और पूरी तरह से मंदिर को लूट लिया था। Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. जब ये आक्रमण हुआ तब बहुत सारे लोग सौराष्ट्र से और पूरे गुजरात से मिलकर एक हुए भीमदेव सोलंकी के साथ ताकि वो सोमनाथ को बचा सके, लेकिन वे हार गए। चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। आफ्टर द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनी, द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फ्रॉम द थ्रोन। जब मोहम्मद गजनी की मौत हुई तब गजना के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो राजगद्दी के पीछे लग गए। हावेवर द राजपूत किंग्स डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। लेकिन राजपूत राजाओं ने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया। मीनवाइल शहाबुद्दीन गौरी स्टैब्लिश्ड हिज स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। अब इस बीच जो शहाबुद्दीन गौरी थे उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रूल हो गया था गजना पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो भारत पर आक्रमण करेंगे। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट स्टैब्लिश हिज रूल हियर। अब शहाबुद्दीन गौरी की मंशा लूटपाट की नहीं थी, बल्कि वो भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण कर रहे थे। इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल, लेकिन शुरुआत में वो सक्सेसफुल नहीं रहे। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अहिलवाड़ पाटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स। अब वो नायका देवी जो कि अहिलवाड़ पाटन की रानी थी उनसे हार गए थे, इसलिए उन्होंने 12 सालों तक भारत पर आक्रमण नहीं किया। फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली। फाइनली उन्होंने दूसरी बार दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। पृथ्वीराज ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन ना तो वो इस लड़ाई के लिए पहले से तैयार थे, ना ही उन्हें दूसरे राजपूत राजाओं की मदद मिल सकी। विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। उनकी हार के बाद दिल्ली पर राजपूत शासन एक तरह से ख़त्म हो गया था। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम। अब इसका नतीजा ये हुआ कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर अपना शासन किया और अपने किंगडम को आगे बढ़ाया। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वॉज ऑल्सो हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन। शहाबुद्दीन के बाद उनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने राजगद्दी संभाली। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेसिटी और इसीलिए उनको स्लेव डायनेसिटी का फाउंडर माना जाता है। विद दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। इस तरह दिल्ली पर जो राजपूत शासन था वो खत्म हो गया। देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। और एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आए। What kind of changes took place and why? Think about questions like this. ज़रा सोचो किस तरह के बदलाव आए होंगे, क्यों आए होंगे। In place of valor and sacrifice, people started conspiring against each other for power. The throne of Delhi was stained with blood. अब जहाँ एक तरफ लोग बहादुरी दिखाते थे, जान की कुर्बानी देते थे अपने देश के लिए, वह सब खत्म हो चुका था। इसके बदले लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, ताकि उनको पावर मिल सके। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि दिल्ली का जो तख्त था यानी जो राजगद्दी थी वो खून से पूरी तरह से सनी हुई थी। इसका मतलब राजगद्दी पर बैठने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।